नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को राधे राधे और सभी को प्रणाम। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी प्यारे दोस्त एकदम बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम मस्त होंगे और एकदम ही शानदार होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। आप लोग जल्दी से आएँ, क्लास के साथ जुड़ जाएँ और मुझे एक बार बताइएगा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। आप लोगों को मेरी आवाज़ पहुँच रही है भाई? जल्दी से बताओ सभी प्यारे दोस्त, क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? उम्मीद तो यही है कि हर बच्चे तक आवाज़ बहुत अच्छे से पहुंच रही होगी और वीडियो वगैरह भी आप लोग अच्छे से देख पा रहे होंगे, है ना? तो जल्दी से आ जाओ, सेशन को शुरू कर लिया जाए, क्लास को शुरू कर लिया जाए। तो टॉपिक हम लोगों का चल रहा है भाई सेल, ठीक है? सबके मुझे कमेंट्स दिख रहे हैं, तो आ जाएंगे जल्दी से। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और टॉपिक डालेंगे सेल यानी कोशिका। और मैं आपको पढ़ा रही थी पिछली क्लास में कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि कोशिका 2 प्रकार की होती है। मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया भी और बताया भी कि कोशिका 2 तरीके की हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक, ठीक है? आपने पढ़ा था भाई, प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिसको हम लोग कहते हैं अकेंद्रीय कोशिका, है ना बच्चों? जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? अकेंद्रीय कोशिका कहते हैं। और दूसरी हो जाती है आपकी यूकैरियोटिक सेल। दूसरी कौन सी हो जाती है भाई? यूकैरियोटिक सेल, ठीक है? जिसको हम लोग कहते हैं सकेंद्रीय कोशिका, जिसको हम लोग कहेंगे भाई सकेंद्रीय कोशिका, ठीक है? अकेंद्रीय और सकेंद्रीय कोशिका के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, हम पिछली क्लास में बातें कर रहे थे। तो एक बार फिर से हम लोगों को पढ़ना है यहाँ से। मैंने बताया था आपको कि ये ऐसी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता, जिसमें आप लोगों को न्यूक्लियस नहीं होता। मैंने ये पिछली क्लास में आपको बताया, ठीक है? आपको वो पॉइंट ज़रूर याद होगा। यहाँ पर मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर केंद्रक होता है, इस कोशिका में केंद्रक होता है, केंद्रक पाया जाता है। तो सिंपली आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार की कोशिका में न्यूक्लियस होगा और किस प्रकार की कोशिका में जो न्यूक्लियस है वो नहीं होगा। तो आप लोग बताओगे कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है, ठीक है? अब दूसरा पॉइंट कि भाई यहाँ पर आपको मुझे एग्जाम्पल बताने हैं कि किस प्रकार की कोशिका है जिसमें आप लोगों का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार के जीवों में मिलती है। तो हमने यहाँ पर बात करी थी जीवाणु की, कि भाई कभी भी आपको क्वेश्चन आ जाए कि जो बैक्टीरिया होता है ना, जो बैक्टीरिया होता है इसमें कैसी कोशिका होती है, तो आप बताते हो प्रोकैरियोटिक होती है। और कभी भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जो नीली हरी शैवाल होती है, नीली हरी शैवाल जिसको कहते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया, नीली हरी शैवाल का एक नाम होता है, इनको कहते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया। तो इनमें किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है? आंसर करके आओगे बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो किसी के भी नाम के पीछे अगर आपको बैक्टीरिया लगा मिले तो समझ जाना उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। किसी के भी नाम के पीछे अगर बैक्टीरिया लगा मिले तो समझ जाना उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। जैसे देखो ये तो बैक्टीरिया है ही मैम, इसके नाम के पीछे भी बैक्टीरिया आ रहा है, नीली हरी शैवाल, इनको कहते हैं हम लोग साइनोबैक्टीरिया। इनमें भी कौन सी कोशिका होगी? प्रोकैरियोटिक। और एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, यू बैक्टीरिया या आर की बैक्टीरिया, ठीक है? आर की बैक्टीरिया लिख लेते हैं, ये आता है पेपर में, आर की बैक्टीरिया। तो इसके नाम के पीछे भी आपको दिख रहा है जीवाणु लिखा हुआ, आर की जीवाणु, ठीक है? तो इसके अंदर भी आर की बैक्टीरिया में भी कौन सी कोशिका पाई जाती है? तो आप बताते हो प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीवाणु में कौन सी कोशिका होती है? आप बताते हो यू अकेंद्रीय कोशिका होती है। नीली हरी शैवाल में कौन सी कोशिका होती है? अकेंद्रीय कोशिका होती है। विच टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया? तो आप बताओगे प्रोकैरियोटिक। ऐसे ही आपको यहाँ पूछ सकता है, ऐसे ही सिमिलरली आपको यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भाई आपको ये जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, सकेंद्रीय कोशिका, इसमें अंदर आपको कौन कौन से एग्जाम्पल्स याद कर रहे हैं? तो आप बताओगे बेटा अमीबा। अमीबा बताया था ना आपको मैंने पिछली क्लास में। अमीबा जो होता है इसमें पाई जाती है आप लोगों की कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक।
यानी सकेंद्री कोशिका। कभी भी पूछे कि जो ईस्ट होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, ईस्ट कवक होता है, ये है ना, जो शराब बनाने में, अल्कोहल बनाने में जिसका इस्तेमाल करते हैं, ईस्ट का ये कवक होता है। इसमें भी कभी भी पूछे कि कौन सी कोशिका है, तो यही वाली बतानी है, सकेंद्री कोशिका, यूकैरियोटिक सेल। और मैडम आपको कभी भी पूछे कि जो जंतु होते हैं, एनिमल, जितने भी आप एनिमल देखते हो, चैंटा चैंटी, मकड़ा मकड़ी, बिच्छू बिच्छी, ठीक है, तितला तितली, भंवरा भंवरी, मेंढका मेंढकी, सब में कौन सी कोशिका होती है, यही वाली होती है, यूकैरियोटिक सेल। ठीक है। और बेटा जितने भी प्लांट होते हैं, जितने भी पौधे आप लोग देखते हो, तो पौधों के अंदर भी यही वाली कोशिका होती है। इसमें से सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल आपको अमीबा और ये पूछ सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि अमीबा बहुत छोटा है, माइक्रोस्कोप से दिखता है, यूनिसेल्यूलर है, एक कोशिका से बना है, आपको कंफ्यूज कर सकता है कि अमीबा में कौन सी कोशिका पाई जाती है, विच टाइप ऑफ सेल फाउंड इन अमीबा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। पैरामीशियम सब इसी में आ जाएंगे बेटा, कभी पूछे पैरामीशियम तो वो भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि अमीबा का ही दोस्त होता है ना पैरामीशियम भी, तो वो भी इसी के अंदर आएगा बेटा, पैरामीशियम भी। क्लियर? तो पैरामीशियम भी इसी में आएगा। तो अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, ईस्ट, सारे जंतु, सारे पौधे, सब में यही कोशिका होती है, हमारे अंदर भी यही है ना। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं मानव, वैसे तो हम जंतुओं में ही आते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया मानव, हमारे अंदर भी यही होती है बेटा। कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सब में यही पाई जाती है, सब में यही। ठीक है, समझ में आ गई बात। बायो से क्वेश्चन ही नहीं आया 19 के सेकेंड शिफ्ट में, कोई बात नहीं बेटा, बायो से क्वेश्चन ही नहीं आया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। कई बार होता है, देखो यहाँ पर भी आपको एक या एक ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग कि मैडम यहाँ पर अब अगला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिकांगों को। तो भाई अब हम लोग हेडिंग डालेंगे कोशिकांग। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे सेल ऑर्गेनल की तरफ। कोशिकांग, मैम सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? तो प्यारे दोस्तों, एक कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो भाग होते हैं उनको कहते हैं हम लोग कोशिकांग। एक कोशिका के अंदर, जैसे कि आप देखो ये कोशिका है, ठीक है, आपको नजर आ रही है ना, इसे देखो ये कोशिका है, ठीक है, ये एक पादप कोशिका है दोस्तों। अब इसमें तुम्हें बड़े सारे अड़गम सड़गम देखो अंदर की तरफ नजर आ रहे हैं ना बेटा। ये कैसी सेल है? दिस इज अ प्लांट सेल, ये एक प्लांट सेल है, और इसमें देखो तुम्हें ये कलरफुल से सारे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, तो ये सब के सब होते हैं कोशिकांग, ये सब के सब होते हैं कोशिकांग। अब देखो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है साइटोप्लाज्म, जिसको कहते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं बेटा? कोशिका द्रव्य। तो एक पूरी कोशिका में जो लिक्विड भरा हुआ होता है, एक पूरी कोशिका में जो तरल भरा हुआ होता है, उसको कहते हैं हम कोशिका द्रव्य। तो ये कोशिका तरल होता है बेटा। ये कोशिका द्रव्य क्या होता है? कोशिका तरल। देखो कोशिका का मतलब कोशिका और द्रव्य मतलब तरल, तो ये होता है सेल लिक्विड। एक पूरी कोशिका में जो लिक्विड भरा होता है उसको क्या कहते हैं? उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल। ठीक है, क्लियर? तो लिक्विड दैट इज प्रेजेंट इनटू द सेल इज नोन एज साइटोप्लाज्म। एक पूरी कोशिका के अंदर जो लिक्विड, ये जो तुम्हें पीले पीले रंग का नजर आ रहा है, इसी को कहते हैं हम लोग क्या? कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तुम्हें केंद्रक नजर आ रहा है, न्यूक्लियस है। ठीक है, यहाँ पर तुम्हें इसकी ये कोशिका भित्ति नजर आ रही है, देखो ये रही, ये इसकी कोशिका भित्ति है, सेल वॉल। क्लियर? सेल वॉल जिसको कहते हैं कोशिका भित्ति। आ जाओ, सबसे पहले हम कोशिका भित्ति की ही बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेल वॉल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। कोशिका भित्ति से क्वेश्चन आएगा कि कोशिका भित्ति किस किस में पाई जाती है, ये आपको पूछा जाता है। ठीक है, तो किस में कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो बेटा आप लोग बताकर चलते हो कि क्या मैम जितनी भी कोशिकाएं हैं सब में कोशिका भित्ति होती है? तो हम कहेंगे नहीं भाई, सबकी सारी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती। किस किस में होती है मैम? सेल वॉल। तो हम बताएंगे कि यह पादपों में पाई जाती है, यह पादप
कवक, कवक यानी फंगस जो होते हैं वह जीवाणु कोशिका में पाई जाती है, वह जीवाणु कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका में पाई जाती है। तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो आप लोग बताओगे कि ये जीवाणु, कवक और पादपों में पाई जाती है बेटा। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे इट इज फाउंड इन, इट इज फाउंड इन प्लांट। बेटा जो पौधे हैं उनमें मिलती है। फंगस जैसे आप मशरूम खाते हो ना, मशरूम एक कवक है, मशरूम में मिलती है। एंड जीवाणु बैक्टीरिया में मिलती है। तो किस किस के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है? इन तीनों में कोशिका भित्ति मिलती है। मैम हमारे अंदर नहीं भाई, हमारे अंदर नहीं मिलती, ये जंतुओं में नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति केवल आपको पादप, कवक और बैक्टीरिया में देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम ये प्लांट में किस चीज की बनी होती है? पादपों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? आप कहोगे सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये पूछा जा सकता है, सेल्यूलोज की बनी होती है कि पादपों की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? तो आपने कहा कि जो प्लांट होते हैं, जो पादप होते हैं, उनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, क्लियर? मैम ये शरीर में कहाँ होती है? बेटा कोई भी ऐसा भाग ही नहीं है जहाँ कोशिका ना हो। आपकी पूरी बॉडी में कोशिका है, आपका हर अंग कोशिका से बना है। आपका लीवर, आपका किडनी, आपका हार्ट, आपका आंते, आपका पेट, आपका प्यारे दोस्तों बॉडी का हर एक ऑर्गन कोशिका से बना है बेटा। आपका ब्रेन है ना, आपकी आंखें, आपके कान, नाक, हाथ, पैर सब कोशिका से बने हैं। तो सबको बनाने वाली कोशिका होती है। क्लियर? टेलीग्राम ग्रुप कहाँ है मैम? बेटा टेलीग्राम ग्रुप टेलीग्राम पर है। आप अपने बैच को खोलें और ऊपर देखना टेलीग्राम की एक हेडिंग आएगी, वहां पे क्लिक करना। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कवक में होती है, फंगस में तो किसकी बनी होती है? तो फंगस में ये काइटिन की बनी होती है दोस्तों। किसकी बनी होती है? काइटिन की। ठीक है, यानी काइटिन की। क्वेश्चन आएगा आप लोगों को कि कवक की कोशिका भित्ति किस पदार्थ की बनी होती है? सेल वॉल ऑफ फंगस इज मेड अप ऑफ काइटिन। कवक में ये काइटिन की बनी होती है। और मैम बैक्टीरिया में ये किस पदार्थ की बनी होती है? तो बताओगे पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। ठीक है, ग्लाइकोन की। तो जीवाणु में ये पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है। तो तीनों में पेप्टाइडोग्लाइकोन। तो तीनों में आपको याद रखना है कि किस किस पदार्थ की बनी होती है कोशिका भित्ति। प्लांट में सेल्यूलोज की बनी होती है, कवक में ये फंगस में काइटिन से बनी होती है, एंड बैक्टीरिया के अंदर ये पेप्टाइडोग्लाइकोन से बनी होती है। ठीक है, तो इतना आपको कोशिका भित्ति से याद करना है। अब आ जाओ, अब हम लोग बात करते हैं प्यारे दोस्तों कोशिका झिल्ली की। अब दूसरा सेल ऑर्गेनल हो जाता है कोशिका झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली। सेकंड हो जाता है कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये अलग है सेल मेम्ब्रेन। वो सेल वॉल था जो इससे पहले पढ़ा था, वो सेल वॉल था, ये सेल मेम्ब्रेन है। देखो एक बार, ये सेल वॉल है, ठीक है, जो आपकी पादप में है, कवक में है और बैक्टीरिया में है। जबकि ये है सेल मेम्ब्रेन, ये सभी में पाया जाता है बेटा। तो ये सभी में पाई जाती है, ये हमारे अंदर भी है, ये सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक है, तो ये किस में है? सभी कोशिकाओं में पाई जाती है। तो आपको पूछेगा कि कौन सी ऐसी मेम्ब्रेन है, कौन सी ऐसी झिल्ली है जो सभी कोशिकाओं में पाई जाती है? तो बताओगे सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन ऑल सेल। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे फाउंड इन ऑल सेल। ठीक है, इन ऑल सेल, ये सभी कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है। ठीक है, मैम किसकी बनी होती है? तो आप लोग बताओगे कि ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ये पूछा जाता है कि भाई कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली किस पदार्थ के बने होते हैं? तो कोशिका भित्ति तो मैंने आपको बताया अलग अलग पदार्थ की बनी होती है। पादपों में सेल्यूलोज की, कवक में काइटिन की, एंड बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकोन की। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं कोशिका झिल्ली की, तो ये सभी में मिलती है और सभी में एक ही पदार्थ की बनी होती है, ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। तो आप बताओगे मेड अप ऑफ, ये किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ
फॉस्फोलिपिड। किसकी बनी होती है दोस्तों? फॉस्फोलिपिड। ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना? ये आपको पूछा जाता है। मैम सबसे बड़ी कोशिका, एक शायद एक नेहा का मुझे आधा कमेंट दिख रहा है, आधा छुप गया है नीचे। तो बेटा सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका सबसे बड़ी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, अब चलो अब तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं भाई। अब आपको तीसरा कोशिकांग जो पूछा जाएगा, जहां से क्वेश्चन बनेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जहां से क्वेश्चन बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब तीसरे कोशिकांग की तरफ चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। यहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, मैम ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होगा इसकी खोज किसने करी थी? पेपर में क्वेश्चन आता है, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी भाई? तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी करी थी ना, वो करी थी कोलीकर नाम के साइंटिस्ट ने। किसने प्यारे दोस्तों? कोलीकर ने। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? कोलीकर ने करी थी। ठीक है, ये आपको पूछेगा। चलो दूसरा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा कोशिकांग है? तो आप बताओगे दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है। ये दोहरी झिल्ली नुमा कोशिकांग है। तो मैंने आपको बताया था ना दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग परसों की क्लास में, तो दोहरी झिल्ली नुमा कोशिकांग है बेटा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दो झिल्लियां पाई जाती हैं बेटा, तो ये दोहरी झिल्ली कोशिकांग है। ये होता है आप लोगों का डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। ठीक है, तो दोहरी झिल्ली कोशिकांग है, दो झिल्ली से बना कोशिकांग है बेटा ये। मतलब इसके चारों तरफ अगर आप देखोगे तो दो झिल्लियां पाई जाती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ। ठीक है, अगर मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिखाऊं तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसके चारों तरफ देखो दो दो झिल्लियां पाई जाती हैं। एक हो जाती है इसकी, देखो ये इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आउटर मेम्ब्रेन है। मतलब यहाँ पर ये आउटर है और ये इनर है। ठीक है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर, तो मतलब दो झिल्लियां होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो उंगली के जैसी आपको संरचनाएं दिख रहे हैं, इनको कहते हैं क्रिस्टी। तो पेपर में आ सकता है कि क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, उंगली के जैसी संरचनाएं हैं क्रिस्टी। अब इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है बेटा, लिक्विड, जिसको कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। इसमें एक तरल भी भरा हुआ होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को, इस तरल को कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स। तो ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ होता है, एक तरल। ठीक है, अ तरल इज फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो लिक्विड है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। ठीक है, और जो उंगली के जैसी संरचनाएं हैं उनको कहते हैं क्रिस्टी। अच्छा, कमाल की बात यह है कि इस माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए भी होता है बेटा। देखो यहाँ पे तुम्हें ये जो दिख रहा है, ये इसका डीएनए है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है जिसके पास डीएनए और ये देखो राइबोसोम, इसके पास डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। तो पूछा जाएगा, ठीक है, कि कौन सा कोशिकांग ऐसा है जिसमें डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है? आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और भी पॉइंट्स अब हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। और अब आप लोग बताओगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में, अगला पॉइंट है कि भाई दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में स्वयं का डीएनए है भाई, इसके पास स्वयं का डीएनए पाया जाता है भाई। ये पूछा जाता है, वह राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर? तो आप अगर बात करते हो कोशिका के अंदर, मैम डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक में होता है बेटा। अगर हम एक कोशिका की बात करें तो डीएनए केंद्रक में होगा, लेकिन केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऐसी जगह है जहां आपको डीएनए मिलेगा। अगर आप इस कोशिका को देखोगे तो भाई डीएनए यहां मिलेगा, यहां केंद्रक में इसके पास होता है डीएनए। लेकिन मैम इसके साथ साथ और कहाँ होता है डीएनए? इसके साथ साथ जो डीएनए होगा वो आपको यहां भी मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया में।
यहाँ भी मिलेगा बेटा। तो थोड़ी बहुत मात्रा में डीएनए यहाँ भी होगा। तो केंद्रक में तो डीएनए होगा ही, लेकिन थोड़ी मात्रा में डीएनए कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी। तो इसीलिए पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कोशिकांग है जहाँ डीएनए होता है। तो आपने कहा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप लोग बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया हैव its own DNA, एंड राइबोसोम। इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम। ठीक है। अब मैम डीएनए की फुल फॉर्म पूछ रहा है एक बच्चा। बेटा इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म। ठीक है, मैंने यहीं लिखवा दी। चलो आओ आगे बात करते हैं कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये भी पूछा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन आता है, तो आप बताएंगे नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। तो इसको कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। इसको कोशिका का क्या कहते हैं भाई? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, है ना अभिषेक? बिल्कुल सही बात। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म होती है दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना? राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए। चलो अब देखो यहां पर बात करेंगे कि भाई ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर खुद का डीएनए और थोड़ी मात्रा में राइबोसोम भी है। इसको कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है। तो यहाँ एटीपी बनते हैं बेटा, एटीपी बनते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एटीपी बनते हैं। एटीपी फॉर्मेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बताओगे एटीपी आर फॉर्म्ड हेयर। ठीक है, एटीपी आर फॉर्म्ड हेयर। तो यहीं पर क्या बनते हैं बेटा? एटीपी बनते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और एटीपी मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको पूछे कि मैम एटीपी क्या होते हैं, एटीपी की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है भाई? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होती है एटीपी की फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? तो यही हिंदी में रहेगी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होती है इसकी फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्लियर? तो ये एटीपी है। एटीपी से ही आपकी जो शरीर है वो ऊर्जा लेती है बेटा। जैसे मान लीजिए तुम्हें कोई कपड़ा पसंद आ गया, अब तुम्हें कपड़ा खरीदना है तो दुकान वाले को पैसे देने पड़ेंगे, पैसे खर्च कर कर आप कपड़े लोगे। वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर जो आपके ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन की जो कोशिकाएं होती हैं, वो जब अपना काम करती हैं तो उनको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। वो ऊर्जा एटीपी के रूप में मिलती है। तो हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है वो एनर्जी को खर्च करते हैं, एटीपी को खर्च कर कर एनर्जी लेते हैं, एटीपी को खर्च कर कर एनर्जी लेते हैं बेटा वो। तो अगर आपके शरीर में एटीपी नहीं बनेंगे ना, तो आपके शरीर के ऑर्गन जो है वो काम भी नहीं कर पाएंगे। आपका लीवर काम नहीं कर पाएगा, आपकी किडनी काम नहीं कर पाएगी, कोई ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा। तो एटीपी जो होते हैं ये आपके लीवर की जो कोशिका है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें बनते हैं, है ना? आपकी किडनी की जो कोशिका है, किडनी की कोशिका में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें बनते हैं। आपके शरीर के हर अंग की कोशिका के अंदर आपको जो माइटोकॉन्ड्रिया होगा उसमें एटीपी जरूर बनेंगे बेटा। एटीपी जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनते हैं, ये क्वेश्चन आता है। अच्छा याद रखना, जो एटीपी होते हैं इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका की ऊर्जा इकाई कहते हैं, कोशिका की ऊर्जा इकाई, है ना? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ऊर्जा गृह, लेकिन इसको क्या कहेंगे? ऊर्जा इकाई कहते हैं, है ना? ऊर्जा इकाई। क्लियर? एनर्जी यूनिट कहते हैं इसको, एनर्जी यूनिट ऑफ सेल। तो कभी भी क्वेश्चन आए
कि कोशिका की ऊर्जा इकाई किसको कहते हैं, तो एटीपी को। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहते हैं, पावर हाउस किसको कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। आपको ऐसे याद रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलीकर ने करी थी बेटा, ठीक है ना, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलीकर ने, ओल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट नाम दिया था। आपको याद रखना है खोज कोलीकर ने करी थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में भाई आपको इतना याद रखना है। अब आ जाओ अगले कोशिकांग की तरफ चलेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम लोग बात करेंगे केंद्रक की। अगला कोशिकांग है कोशिका के अंदर केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। अगला कोशिकांग है दोस्तों केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। भाई इसकी भी खोज आती है पेपर में। केंद्रक की खोज किसने करी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केंद्रक की जो डिस्कवरी करी थी वो किसने करी थी, तो जब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, तो केंद्रक की खोज करी थी दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट ने। रॉबर्ट ब्राउन कब करी थी, 1831। इसका सन भी याद रखना, पेपर में पूछा जाता है। एटीपी किस चीज के बने होते हैं बेटा, फॉस्फेट अणु के बने होते हैं, फॉस्फेट अणु के, तभी उनका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वो फॉस्फेट के अणु होते हैं बेटा, ठीक है, क्लियर। इस सिलेबस से जीडी का पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। अग्निवीर जीडी का बेटा वहां पर वेटेज थोड़ा ज्यादा है, 5 नंबर की बायो आती है वहां, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन आएगा, वहां 5 क्वेश्चन आएंगे बायो के, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वहां से करना पड़ेगा, ठीक है। चलो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने करा था प्यारे दोस्त, रॉबर्ट ब्राउन, क्लियर। आप लोग बताओगे कि 1831 में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। अच्छा केंद्रक को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, है ना। इस कोशिका का मास्टर, या तो कोशिका का मास्टर पूछ लेता है, ठीक है, या कोशिका का मस्तिष्क, कि भाई कौन सा कोशिकांग है जिसको कोशिका का मास्टर या कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, तो आप बताओगे केंद्रक को कहते हैं। जैसे आपका दिमाग, अगर आपका मस्तिष्क खराब हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आपकी पूरी बॉडी को आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, वैसे ही एक पूरी कोशिका को ये केंद्रक कंट्रोल करता है, तो इसीलिए इसको कोशिका का मास्टर या मस्तिष्क कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, वैसे ही केंद्रक को क्या कहते हैं, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। सिमिलरली न्यूक्लियस इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, तो न्यूक्लियस को कहते हैं मास्टर या फिर मस्तिष्क, तो नोन एज मास्टर, और ब्रैकेट में पूछ सकता है ब्रेन, तो ब्रेन या मास्टर ऑफ द सेल कहते हैं इसको, ठीक है। तो आप लोगों को ये पॉइंट भी याद रखना है। अच्छा मैम केंद्रक, केंद्रक भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह 2 झिल्ली से घिरा हुआ होता है, तो ये भी क्या है भाई, दोहरी झिल्ली युक्त होता है, तो ये भी दोहरी झिल्ली नुमा है, दोहरी झिल्ली नुमा होता है, मतलब इसके भी चारों तरफ 2 झिल्लियां होती हैं, ठीक है। तो आप लोग बताओगे इट इज डबल मेम्ब्रेनस, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन वाला होता है भाई दोस्तों, इसके भी चारों तरफ 2 झिल्लियां होती हैं, जैसे आप समझना, ठीक है। भाई ये कोशिका है दोस्तों, ये कोशिका है, ये सेल है, और ये रहा इसके अंदर केंद्रक, ये रहा इसके अंदर केंद्रक। तो इस केंद्रक के चारों तरफ 2 झिल्लियां होती हैं ऐसे, एक लाल झिल्ली है, एक गुलाबी झिल्ली है, तो ये है केंद्रक। अब केंद्रक के चारों तरफ क्या होती हैं, 2 झिल्लियां होती हैं, ये है न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होती हैं, 2 झिल्लियां, और इसी न्यूक्लियस में बैठा रहता है डीएनए, इसी के अंदर बैठा रहता है दोस्तों डीएनए। तो अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा चुकी हूँ, तो ये रहा देखो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में, तो कुछ मात्रा में डीएनए इसके पास भी होता है, अभी हमने पढ़ा था। तो केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों ही 2 झिल्ली से घिरे रहते हैं, दोनों ही 2 झिल्ली से घिरे रहते हैं, और दोनों में ही क्या मिलता है भाई, दोनों के अंदर ही आपको डीएनए मिलता है। तो देखो ये है केंद्रक, ये होता है कोशिका का केंद्रक, ठीक है। इसी केंद्रक के अंदर आपको कुछ धागे के जैसे दिख रहे हैं, छोटे छोटे धागे, ये धागे से मिलते हैं, इन धागों को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमेटीन। क्या कहते हैं बेटा, क्रोमेटीन कहते हैं, इन धागों को क्रोमेटीन कहते हैं। ये क्रोमेटीन ही आगे चलकर गुणसूत्र बनाते हैं बेटा, इनसे ही क्या बनते हैं, गुणसूत्र बनते हैं। तो ये भी याद रखना कि कौन सी संरचना है जो गुणसूत्र बनाती है, क्रोमोसोम बनाती है,
तो आप बताओगे कि क्रोमोसोम बनाने का काम ये करते हैं जो गुणसूत्र के अंदर होते हैं क्रोमेटीन। तो क्रोमेटीन होते हैं धागे धागे से, आपको दिख रहा है ना, देखो केंद्रक के अंदर आप देख पा रहे हो। तो ये केंद्रक के अंदर ये जो क्रोमेटीन होते हैं ये क्या करते हैं, यही हैं जो आगे चलकर क्या बनाते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही आगे चलकर क्या करते हैं, गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। आ गई बात समझ में भाई? तो ये चीज़ भी आपको पूछी जाएगी, है ना। आगे बढ़ेंगे अब हम लोग, अब चलते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। तो आपको न्यूक्लियस से इतनी चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। एक चीज़ और आप लोग लिखोगे कि कोशिका जब अपने आप को विभाजित करती है तो वो न्यूक्लियस से करती है। तो आप लोग बताओगे कि कोशिका विभाजन केंद्रक में होता है। कोशिका विभाजन केंद्रक में होता है, यानी जब कोई कोशिका अपने आप को 1 से 2 कोशिकाओं में कन्वर्ट करती है तो वो केंद्रक ही टूटता है पहले, मतलब पहले यहाँ से केंद्रक ही टूटेगा। तो सेल डिवीजन यहीं से होता है। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के द्वारा ही या न्यूक्लियस में ही क्या होता है भाई, कोशिका विभाजन होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब चलते हैं अगले कोशिकांग की तरफ। अगला कोशिकांग कौन सा होगा, तो भाई अगले कोशिकांग की तरफ चलते हैं, दैट इज राइबोसोम। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, राइबोसोम की। यहां से भी क्वेश्चन आ जाते हैं राइबोसोम से। जो राइबोसोम होते हैं, मैम अभी हमने पढ़ा था कि ये राइबोसोम हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं राइबोसोम, इनके बारे में भी बताओ। तो बेटा इनकी भी खोज आपको पूछ ली जाती है। राइबोसोम की खोज किसने करी थी, राइबोसोम की जो डिस्कवरी है वो किसने करी थी। तो राइबोसोम की जब खोज की बात करते हैं, इनको डिस्कवर करने का जो काम किया था वो किया था प्यारे दोस्तों पैलड ने। किसने, पैलाडे या पैलड बोलते हैं जिस, क्लियर, पैलाडे या पैलड, इन्होंने क्या किया था, राइबोसोम को डिस्कवर किया था। अच्छा, राइबोसोम को क्या कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते थे, पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस कहते थे। केंद्रक को क्या कहते थे, मास्टर ऑफ द सेल या ब्रेन ऑफ द सेल। वैसे ही राइबोसोम को क्या कहते हैं, इनको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। इन्हें कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, इनको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं दोस्तों। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन पेपर में आता है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से। विच ऑर्गेनल इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। कौन सा कोशिकांग कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो बताओगे राइबोसोम। ठीक है, तीसरा, ये राइबोसोम का क्या काम होता है बेटा, तो ये प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, यानी प्रोटीन का निर्माण करते हैं बेटा। तो ये आपको पूछ सकता है कि कौन सा कोशिकांग ऐसा है जो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कौन से सेल ऑर्गेनल करते हैं, तो आप बताओगे कि यही होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी यही है जो कोशिका में प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम मतलब प्रोटीन, मतलब यही प्रोटीन बना रहे हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, सृष्टि आपको क्या समझ नहीं आया बेटा, ये बताओ आपको क्या समझ नहीं आया। एक बार हम पढ़ते हैं इसको और फिर मैं आपको पूरा रिकॉल करवाऊंगी एक बार। ठीक है, देखो जब हम लोग कोशिका की बात करते हैं, भाई दोस्त आपको क्या समझ नहीं आ रहा ये बताओ मुझे। हम बात कर रहे हैं, मेरे समझना एक चीज, ये एक कोशिका है बेटा। ठीक है, ये एक कोशिका है। अब मैम इस कोशिका में क्या क्या आप हमें मिलता है, क्या ये ऐसी रहती है, क्या ये खाली रहती है, तो हम कहेंगे नहीं, इस कोशिका में बहुत सारी चीजें मिलती हैं। इस कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे एक लिक्विड मिलता है इस कोशिका में, एक तरल, ये भरा हुआ, इस तरल को क्या कहते हैं, इस तरल को कहा जाता है साइटोप्लाज्म। मैंने आपको बताया कि भाई साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, एक कोशिका के अंदर भरा हुआ द्रव्य है, ये होता है कोशिका द्रव्य। इतनी बात तो समझ में आ गई कि भाई एक कोशिका में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका में बहुत से पार्ट भी हैं। इस कोशिका के अंदर आपको बीचों बीच केंद्रक मिलता है, मैंने सारी बातें आपको केंद्रक के बारे में बता दी है ना। इस कोशिका के अंदर आपको ये केंद्रक मिलता है, इसी को आपकी कोशिका का ब्रेन कहते हैं।
ये पूरा सेल का डायग्राम है ना, ये कोशिका का डायग्राम है। इसी केंद्रक को कोशिका का क्या कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं या मास्टर, क्योंकि पूरी कोशिका को यही कंट्रोल करता है। ठीक है, फिर हमने बात करी कि इसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, ऐसे ऐसे यहीं पर पूरी कोशिका की एनर्जी बनती है, ऊर्जा बनती है। ये पूरी कोशिका जो काम करेगी वो ऊर्जा यहीं से लेगी, इसी से एटीपी के रूप में यहाँ ऊर्जा बनती है। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास थोड़ा सा डीएनए भी होता है। वैसे तो डीएनए यहाँ मिलेगा, लेकिन थोड़ी मात्रा में डीएनए यहाँ भी होता है। तो यहाँ तो डीएनए है ही, लेकिन और कहाँ डीएनए होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये हमने आपको बताया। अब बात कर रहे हैं हम राइबोसोम की। तो पूरी कोशिका में ऐसे छोटे छोटे कण से बिखरे रहते हैं, इनको कहते हैं राइबोसोम। और ये राइबोसोम क्या काम करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं बेटा। वही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि ये राइबोसोम पूरी कोशिका में मिलेंगे। ये क्या करते हैं, ये राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन बनाते हैं। बेटा ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो आज गाना गाने का टाइम नहीं है ना। वैभव क्या पूछना चाह रहे हो बच्चा? ठीक है, चलो आओ, चलो आओ आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो आपके राइबोसोम है, ये पूरी कोशिका में सबसे छोटे कोशिकांग माने जाते हैं, है ना। तो सबसे छोटे कोशिकांग है, सबसे छोटे कोशिकांग है। तो कभी भी पूछे कि कोशिका में सबसे छोटे कोशिकांग कौन से हैं, तो राइबोसोम। तो राइबोसोम होते हैं स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है। अच्छा मैम, सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है फिर कोशिका में? सबसे बड़ा होता है केंद्रक, ठीक है। तो केंद्रक क्या होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो सबसे छोटे राइबोसोम और सबसे बड़ा कोशिकांग, बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है न्यूक्लियस, बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल। तो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनल कौन होता है, आप बताते हो, केंद्रक होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग पूरी कोशिका में ये हो जाता है केंद्रक, और सबसे छोटा हो जाता है प्यारे दोस्तों क्या, सबसे छोटा हो जाता है आप लोगों का केंद्रक, ये राइबोसोम। अब राइबोसोम बेटा दो तरीके के होते हैं। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के। ये 2 टाइप्स के होते हैं राइबोसोम, ठीक है। अब कौन कौन से होते हैं दो तरीके के? एक होते हैं आप लोगों के 70S राइबोसोम और एक होते हैं 80S राइबोसोम। मतलब एक थोड़े छोटे और एक थोड़े बड़े। तो कभी भी पूछे कि 70S राइबोसोम कहाँ होते हैं, तो जो मैंने आपको अभी प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ाई थी ना, ये उसमें होते हैं बेटा। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं। तो कभी भी पूछे कि जो अकेंद्रीय कोशिका है, अकेंद्रीय कोशिका में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं, तो आप कहोगे अकेंद्रीय कोशिका में 70S यानी छोटे वाले राइबोसोम। अच्छा बताओ, फिर इसका गाना सुनाइएगा, नहीं सुनाऊंगी भाई, ठीक है, पढ़ लो पहले। तो जल्दी से बताओ तुम कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, अकेंद्रीय कोशिका किस में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, किस प्रकार के जीवों में अकेंद्रीय कोशिका होती है? जल्दी बताओ सारे दोस्त कमेंट सेक्शन में। अकेंद्रीय कोशिका किस में होती है? तो मैंने अभी भी बताया था, बैक्टीरिया में होती है। तो ये 70S राइबोसोम बैक्टीरिया में मिलते हैं। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना बेटा, ये जो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, इसमें ये जो राइबोसोम है ये भी 70S वाले ही होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो 70S वाले ही हैं। और मैम ये जो आपने पूरी कोशिका में जो राइबोसोम बताए हैं ये 80S वाले होते हैं। मतलब 80S राइबोसोम ये किसकी कोशिका है? ये हमारी कोशिका है जो मैंने यहाँ दिखाई है। तो हमारे अंदर कौन सी कोशिका होती है? हमारे अंदर होती है यूकैरियोटिक कोशिका, अभी बताई थी ना। तो 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में होते हैं। यूकैरियोटिक यानी सकेंद्रीय कोशिका। तो सकेंद्रीय कोशिका में कौन से राइबोसोम पाए जाते हैं? तो आप बताते हो सकेंद्रीय कोशिका में पाए जाते हैं 80S राइबोसोम यानी बड़े वाले राइबोसोम, क्योंकि हमारी कोशिका का आकार थोड़ा सा बड़ा होता है। समझ में आ गई बात, है ना? चलो, तो ये आपको राइबोसोम से पढ़नी है चीजें। अब चलते हैं आगे की तरफ और अब बात करते हैं अगले कोशिकांग की।
तो भाई अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। कौन सा है दोस्तों? लाइसोसोम्स। अगला कोशिकांग है लाइसोसोम, जहां से आपको क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा, लाइसोसोम। अब लाइसोसोम से आपको 2-3 पॉइंट हैं जो याद करने हैं। सबसे पहले तो इनकी भी खोज आएगी भाई। लाइसोसोम की खोज किसने करी थी? लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने करी थी? तो जो लाइसोसोम होते हैं ना, इनकी जो खोज करी थी ना, वो करी थी, आप बताते हो, डी ड्यूव नाम के साइंटिस्ट। डी ड्यूव, ठीक है। तो डी ड्यूव नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने लाइसोसोम को खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा था? कोलीकर ने। केंद्रक को डिस्कवर किसने किया था? न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। जो राइबोसोम थे उनको किसने डिस्कवर किया था? पिलाडे ने। अब बात करते हैं लाइसोसोम को खोजा था डी ड्यूव ने। लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली। क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई कोशिका की आत्मघाती थैली किसको कहते हैं? यही है लाइसोसोम, जिसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। अब आत्मघाती थैली नहीं, इसको कोशिका की पाचक थैली भी कहते हैं बेटा। पाचक थैली से भी आ सकता है, ठीक है। वह एटम बम, एटम बम के नाम से भी इसी को जाना जाता है। तो कौन सा कोशिकांग है जिसे हम लोग पाचक थैली, आत्मघाती थैली या एटम बम कहते हैं? तो लाइसोसोम। तो बताओगे भाई इसका क्या नाम होता है? तो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द, सुसाइडल बैग, इसी को कहते हैं सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग, ठीक है। पाचक थैली, क्योंकि ये खराब प्रोटीन को पचाने का काम करता है। एंड एटम बम, इसी को कहते हैं एटम बम, ठीक है, एटम बम ऑफ सेल। अच्छा दोस्तों, जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते थे? जल्दी से बताओ। आईटीबी हेड कांस्टेबल के लिए कर सकते हो, आईटीबी हेड कांस्टेबल के लिए आप कर सकते हो बेटा। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते थे पावर हाउस, केंद्रक को कहते थे मास्टर या फिर ब्रेन ऑफ द सेल, राइबोसोम को कहते थे प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री इसको कहते थे। अब लाइसोसोम को कहते हैं सुसाइडल बैग, डाइजेस्टिव बैग एंड एटम बम, ठीक है। तो इसके बारे में आपको इतना याद रखना है। अब एक और याद रखना है इनके बारे में कि इनका निर्माण कौन करता है? इनका निर्माण गोल्गी बॉडी करती है, गोल्जी काय, अभी जिनको हम लोग पढ़ेंगे, इनका निर्माण गोल्जी काय करती हैं। गोल्जी काय भी कोशिका में ही पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग बताओगे फॉर्मेशन इज डन बाय गोल्जी बॉडीज, गोल्गी बॉडीज। इनका निर्माण कौन करती हैं भाई? गोल्गी बॉडी। तो लाइसोसोम का निर्माण कौन सी संरचनाएं करती हैं? तो आप बताओगे कि लाइसोसोम का निर्माण करती हैं गोल्जी बॉडीज, ठीक है, गोल्जी बॉडीज करती हैं लाइसोसोम का निर्माण। अब देखो लाइसोसोम कैसे दिखते हैं? तो मैम ये रहे, देखो लाइसोसोम, ये होते हैं कोशिका के अंदर लाइसोसोम, ऐसे दिखते हैं। अब इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये एक ही झिल्ली से भरे हुए होते हैं, एकल झिल्ली, इनमें एक ही झिल्ली होती है बेटा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पर 2 झिल्ली थी, केंद्रक पर 2 झिल्ली थी, राइबोसोम पर कोई झिल्ली नहीं होती, ठीक है, राइबोसोम पर कोई झिल्ली नहीं होती बेटा। राइबोसोम की अगर हम लोग बात करते हैं तो राइबोसोम ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास नो मेम्ब्रेन, कोई झिल्ली नहीं होती बेटा। राइबोसोम के पास झिल्ली जो है वो नहीं होती, ठीक है, झिल्ली नहीं, राइबोसोम के पास झिल्ली नहीं होती। लेकिन अगर हम लोग बात करें किसकी, अगर हम लाइसोसोम की बात करें तो इन पर एकल झिल्ली होती है, सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, एक ही झिल्ली से ये घिरे रहते हैं, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इनकी तरफ। तो लाइसोसोम से आपको इतना पढ़ना है ना, लाइसोसोम से आप लोगों को इतना पढ़ना है बेटा। चलो अब आगे चलते हैं, अगले कोशिकांग की तरफ बढ़ेंगे अब हम लोग। अब नेक्स्ट है गोल्गी बॉडी। अगला कोशिकांग होगा गोल्गी बॉडी। अगला कोशिकांग कौन सा होगा भाई? गोल्जी काय, ठीक है, गोल्जी काय।
अगला कोशिकांग हो जाएगा गोल्जी काय। अच्छा, जब कोशिका से क्वेश्चन आते हैं ना तो वो इसी तरीके के आते हैं कि कौन से कोशिकांग को किस नाम से जानते हैं, कौन सा कोशिकांग क्या करता है, ये सब। शिवम यादव बिल्कुल हो जाएगा बेटा, ठीक है, बिल्कुल। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं प्यारे दोस्त। स्क्रीन ब्लैक करने की तो जरूरत नहीं है बेटा, व्हाइट पर अब आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, राइबोसोम के पास झिल्ली नहीं होती है, मैंने आपको बताया, ठीक है, ठीक। राइबोसोम हैव नो मेम्ब्रेन। ठीक, अब बात करते हैं गोल्गी बॉडी की। इनकी भी खोज आपको पूछेगा भाई, इनकी भी डिस्कवरी आपको पूछेगा। तो जब हम लोगों ने बात करी थी केंद्रक की डिस्कवरी की तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया की कोलीकर ने, पेलाडे ने राइबोसोम को खोजा था, ठीक है। और आप लोग बताते हो कि लाइसोसोम को डी ड्यूव ने खोजा था। गोल्गी बॉडी को किसने खोजा था तो बताओगे कैमिलो गोल्गी ने भाई, कैमिलो गोल्गी, नाम पर ही इनको कहा जाता है गोल्गी, ठीक है। कैमिलो गोल्गी नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था, कैमिलो गोल्गी, ठीक है। तो उन्हीं के नाम पर इनको हम लोग गोल्गी एपरेटस या गोल्गी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या काम करती है, इनको क्या कहा जाता है तो इनको हम लोग कोशिका का डाकघर कहते हैं। तो कभी भी पूछे कि कौन सा कोशिकांग है जिसे कोशिका का पोस्ट ऑफिस कहते हैं तो इन्हीं को कहते हैं, इन्हीं को कहा जाता है यातायात प्रबंधक, यातायात प्रबंधक, ठीक है। इन्हीं को कहा जाता है कोशिका का यातायात प्रबंधक। ट्रैफिक पुलिस, तो भाई यही कोशिका की ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, समझ में आई बात। ट्रैफिक पुलिस भी इन्हीं को कहा जाता है, क्लियर। इन्हीं को कहा जाता है कोशिका के पैकर, इन्हीं को कहते हैं कोशिका के पैकर्स, ठीक है। यानी कोशिका के अंदर जो प्रोटीन होती है ना उसको पैक करते हैं ये, और इन्हीं को कहा जाता है कोशिका के बंडल। तो बंडल वगैरह के नाम से भी यही जानी जाती है। इतने सारे नाम है बेटा गोल्गी बॉडी के। गोल्गी बॉडी को कोशिका का डाकघर कहते हैं, यातायात प्रबंधक कहते हैं, पैकर्स कहते हैं, ठीक है, पैकर्स और बंडल कहते हैं। अब ये जो गोल्गी बॉडी होती है मैम, इनसे एक और पॉइंट पूछा जाएगा कि ये जो गोल्गी बॉडी होंगी हमारे शरीर, हमारी कोशिकाओं के अंदर, ये क्या काम करती हैं तो ये प्रोटीन को पैक करने का काम करती हैं। इनका काम होता है प्रोटीन के बंडल बनाती हैं। आपकी कोशिका में राइबोसोम ने जो प्रोटीन बनाई थी ना उनके ये बंडल बनाती हैं बेटा, तो प्रोटीन के बंडल बनाती हैं, क्लियर। तो इनका काम होता है बंडल, मेक बंडल ऑफ प्रोटीन। ये क्या काम करती है, मेक बंडल ऑफ प्रोटीन। तो कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन के बंडल बनाता है, आप बताओगे गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी का काम होता है प्रोटीन के बंडल बनाना, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, स्पर्म जो होते हैं शुक्राणु, शुक्राणु का सबसे अग्रभाग गोल्गी बॉडी का बना होता है, बिल्कुल। तो शुक्राणु का एक्रोसोम, शुक्राणु का जो एक्रोसोम होता है, एक्रोसोम किसका बना होता है, गोल्गी बॉडी का बना होता है। शुक्राणु का एक्रोसोम गोल्जी बॉडी का बना होता है, गोल्जी बॉडी का बना होता है। तो ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों को, ठीक है। जो एक्रोसोम होता है शुक्राणु का सबसे अगला भाग, तो लिखोगे एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म मेड अप ऑफ गोल्गी बॉडी, मेड अप ऑफ गोल्गी बॉडी। तो गोल्गी बॉडी से बना होता है शुक्राणु का जो स्पर्म होता है, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, ओव्यूल के अंदर, बिल्कुल उल्लू के अंदर मिला था ये, बहुत बढ़िया। ऐसे आपको चीजें याद रखनी है ना। अब चलते हैं अगले कोशिकांग की तरफ, लेकिन गोल्गी बॉडी से एक बात और मुझे आपको बतानी है। गोल्गी बॉडी को हम लोग, इसके एक और नाम है जो आपको याद रखने हैं, गोल्गी बॉडी को हम लिपोकोन्ड्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, लिपोकोन्ड्रिया। तो कौन सा कोशिकांग है जिसको हम लोग लिपोकोन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, तो गोल्गी बॉडी को ही लिपोकोन्ड्रिया कहते हैं, ठीक है, लिपोकोन्ड्रिया, क्लियर। और गोल्गी बॉडी जो होती है बेटा, इनको पादप कोशिका में किस नाम से जाना जाता है, जब गोल्गी बॉडी प्लांट सेल में पाई जाती हैं, पादप कोशिका के अंदर, यानी जब ये प्लांट की सेल में मिलेंगी, पौधों की कोशिकाओं में मिलती हैं, तो इनको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है।
डिक्टियोसोम कहते हैं। फिर तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, डिक्टियोसोम कहते हैं। तो जब ये पादप कोशिका में मिलती हैं तो इनको क्या कहा जाता है, डिक्टियोसोम। ठीक है, डिक्टियोसोम। तो ये भी आपको पेपर में आ सकता है कि गोल्गी बॉडी जब प्लांट सेल में पाई जाती है तो इनको किस नाम से जाना जाता है, इन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। कहाँ पर पाए जाते हैं बेटा, कोशिका में पाए जाते हैं। ये जो कोशिका मैंने अभी आपको दिखाई, ये देखो, ये इसके अंदर आपको गोल्गी बॉडी मिलेंगे। माने जो अभी अभी आपको डायग्राम बनाकर दिखाया, मान लो ये कोई आपकी प्लांट सेल है, कोई पादप की कोशिका है, इसमें यहाँ पर आपको ये गोल्गी बॉडीज नजर आएंगे, ऐसे ऐसे ये गोल्गी बॉडीज नजर आएंगे। कैसे दिखते हैं, कुछ ऐसे दिखते हैं गोल्गी बॉडीज। ये रहे, देखो ये रहे। ठीक है, इनमें सिस्टनी पाई जाती है, सिस्टनी नाम की संरचना होती है। इनके अंदर सिस्टनी नामक संरचना पाई जाती है गोल्गी बॉडी में। तो ये जो तुम्हें इनके अंदर उंगली उंगली सी नजर आ रही है ना, ये सिस्टनी होती है। तो गोल्गी बॉडी जो होती है ये किस में होती है, ये जंतु और पादप दोनों में है, लेकिन पादप कोशिका में इनको डिक्टियोसोम कह देते हैं। क्लियर। तो चलो अब चलते हैं, अगले कोशिकांग की तरफ बढ़ते हैं। अगला कोशिकांग हो जाता है दोस्तों रिक्तिका। अगला कोशिकांग है रिक्तिका। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पर चीजें लिखेंगे। ये क्या है दोस्तों, अगला कोशिकांग होता है रिक्तिका। ये रिक्तिका का फोटो है जो आपको दिख रहा है, रिक्तिका, जिसको कहते हैं हम लोग वेक्यूल, जिसको कहते हैं हम लोग वेक्यूल। ये वेक्यूल मोस्ट ऑफ टाइम, या ये पादप कोशिका में काफी बड़ा होता है। ये पादप कोशिका का फोटो है जो आपको दिख रहा है, ये पादप कोशिका का फोटो है बेटा। अब आप देख पा रहे हो ना, इसमें सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, ये रिक्तिका। देखो ये रहा, ये कितना बड़ा है ना। तो ये पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। तो आप लोग लिखोगे कि पादप कोशिका में सबसे बड़ा है, पादपों की कोशिका के अंदर। ठीक है, पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग यही है। ठीक है, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा कोशिकांग है। तो पादप की कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, वैक्यूल ही होता है बेटा। ठीक है, बिगेस्ट होता है प्लांट सेल के अंदर, बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल, बिगेस्ट सेल ऑर्गेनल इन प्लांट। ठीक है, इन प्लांट सेल। तो पादप की कोशिका में सबसे बड़ा, देखो कितना बड़ा दिख रहा है, लगभग ऐसा मान लो 90% पार्ट यही घेर के रखता है पूरी पादप कोशिका का, सबसे बड़ा कोशिकांग है। और क्या करता है भाई, तो कोशिका का क्या करता है, कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर, लवण दाब बनाता है, लवण दाब या स्फीति दाब बनाता है। पेपर में किसी भी नाम से आ सकता है, कोशिका का लवण दाब या स्फीति दाब बनाता है ना। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है पेपर में। तो आप लोग बताओगे ये क्या काम करता है, बैलेंस ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर, ये कोशिका का ऑस्मेटिक प्रेशर या ट्रिगर प्रेशर बनाने का काम करता है, ट्रिगर प्रेशर। क्लियर, यानी कोशिका में कितनी मात्रा में पानी होगा और कितनी मात्रा में लवण होंगे कोशिका के अंदर, उन सबको बैलेंस करने का काम करता है। तो पादप कोशिका में जब एक्स्ट्रा पानी आ जाता है तो वो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर चला जाता है। ठीक है, तो कोशिका का ऑस्मोटिक प्रेशर और ट्रिगर प्रेशर बनाने का काम करता है जो रिक्तिका होता है। इससे ये सारे पॉइंट्स आपको पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, इससे ये सारे पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन में आएंगे। अच्छा, अब हम कल की क्लास में क्या करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैं आपको आज की क्लास में बता दूं या कल की क्लास में बताऊं, जल्दी बताओ। तो अगला कोशिकांग हम कल की क्लास में जो पढ़ेंगे वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वो होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो कल हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ेंगे, जिसको कहते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो देखो इतना बड़ा चैप्टर है ये कोशिका वाला, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है ना, इतना बड़ा चैप्टर है ये कोशिका वाला, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। तो हाँ, कल ही कराऊंगी, अब कल कराऊंगी। और कल मैं आपको क्लोरोप्लास्ट भी कराऊंगी, कोशिका के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, है ना, हाँ वो बताऊंगी। तो अब फिर कल ही हम सेल डिवीजन भी करेंगे कि ये कोशिका कैसे डिवाइड होती है। इसके बाद हम न्यूट्रिशन वाले टॉपिक पर चलेंगे, यानी कि आपकी विटामिन्स पर। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्त।
एक बार फिर से देखना क्लास को। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट्स आपको बताऊं, जो भी आपके एग्जामिनेशन में जिस लेवल का आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, क्योंकि आप जानते हो कि आपके एग्जाम में केवल एक क्वेश्चन बायोलॉजी का आएगा, तो उस एक क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज़्यादा डीपली चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप ये सारी चीज़ें कर लो, उसके बाद जब हमारी एक गागर में सागरिया एक स्पेशल क्लास में लूँगी, वन शूट टाइप, उसमें जो चीज़ें कराऊंगी वो आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अब कल की क्लास में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। इसकी खोज करी थी ल्यूवेन हॉक ने बेटा, ल्यूवेन हॉक नाम के साइंटिस्ट।